दोस्तों आपका फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में जिसमें हमने इंग्लिश ओलंपियाड का एक सैम्पल पेपर लिया है, उसको हमने सॉल्व किया है। पार्ट 1 वीडियो में इसके क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक का सारा सोल्यूशन हमने किया है। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 88 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक के सारे सोल्यूशंस निकालेंगे, आंसर्स देखेंगे, साथ में एग्जाम्पल्स रहेंगे और एक्सप्लेनेशंस रहेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अगर इस वीडियो को लाइक करते हैं तो एक लाइक क्लिक कीजिएगा, इतना तो बनता ही है। और इस वीडियो को पसंद करते हैं तो शेयर कीजिएगा। और आगे की इन्फॉर्मेशंस के लिए, नोटिफिकेशंस के लिए, जो ओलंपियाड रिगार्डिंग जितने भी आएंगे उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो में 3 सेक्शंस होंगे जिसको हम लेकर डील करेंगे। पहला सेक्शन है रीडिंग। ये एक्चुअली पूरे क्वेश्चन पेपर में ये सेकंड सेक्शन है, सो इसका नंबर सेकंड सेक्शन हुआ। रीडिंग सेक्शन के बाद आता है आपका स्पोकन एंड रिटन एक्सप्रेशन, ये थर्ड सेक्शन आता है। फिर फोर्थ सेक्शन में हम देखेंगे अचीवर्स सेक्शन, जिसमें हम थोड़े कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये फोर्थ सेक्शन हुआ। ओके, तो ज़्यादा देर नहीं करके आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। एनीवे, डायरेक्शंस दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। चूज़ द राइट सेंटेंस। चूज़ द राइट सेंटेंस यानी कि यहाँ कुछ सेंटेंस दिए जाएंगे। सिंस ये रीडिंग सेक्शन का क्वेश्चंस होगा इसमें, तो यहाँ कुछ पढ़ने को दिया जाएगा आपको, और उस पढ़ने के या पढ़ाई के बेसिस पे ही आपको कुछ सवाल आएंगे नीचे, जिसको आपको MCQ मल्टीपल चॉइस में से सिलेक्ट करना होगा सही उत्तर। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, The children are playing with a ball. Second sentence है, The children are flying kites. The children are playing with balloons. The children are playing with toys. ठीक है। If children are playing with toys, तो toys दिखते। Children are playing with kites, तो kites दिखते। Kites किसी के हाथ में भी नहीं है। Children are playing with ball. Ball नहीं दिख रहे हैं। क्या दिख रहा है? सिर्फ चिल्ड्रन आर प्लेइंग विद बलून्स दिख रहा है। सो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग विद बलून्स। शायद इस बच्चे के हाथ में बलून नहीं है, दिस चाइल्ड हैज़ नो बलून, बट स्टिल ही इज़ प्लेइंग विद रेस्ट ऑफ द अदर टू। बाकी दोनों के साथ खेल रहा है, तो ये भी इस खेल में शामिल है। चिल्ड्रन आर प्लेइंग विद बलून्स। क्वेश्चन नंबर 9, उसमें भी 4 सेंटेंस दिए गए हैं। जैसे ए, रवि हैज़ 2 बलून्स। इसी फिगर को रेफर कर रहे हैं। इस फिगर के बारे में ही ये क्वेश्चन नंबर 9 है। ये क्वेश्चन नंबर 8 और 9 दोनों के लिए ये फिगर कॉमन है। ठीक है, तो ए है रवि हैज़ 2 बलून्स। बी, राखी हैज़ 1 बलून। सलीम हैज़ 1 बलून। सलीम हैज़ 2 बलून्स। अच्छा, अभी यहाँ 2 लड़के हैं और एक लड़की। इसका नाम राखी पकड़ लेते हैं, और इन दोनों में से कोई एक रवि, दूसरा सलीम हो जाएगा। अभी रवि के पास 3, अगर इसको रवि पकड़ते हैं तो इसके पास 3 बलून हैं। रवि हैज़ 2 बलून्स। कोई एक लड़का भी नहीं है यहाँ पे जिसके पास 2 बलून्स हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत है। पहले ये गलत हुआ। राखी हैज़ 1 बलून, हाँ ये सही हो सकता है क्योंकि इसका नाम राखी हमने पहले ही रखा हुआ है, तो इसके पास एक बलून है, हैज़ 1 बलून। सलीम हैज़ 1 बलून। कोई एक भी लड़का नहीं है यहाँ पे जिसके पास एक बलून है, दोनों लड़के हैं। ये लड़की रही। नाउ इसके पास भी नहीं, इसके पास भी नहीं, किसी के पास एक बलून नहीं है, तो ये लड़कों में से किसी के पास एक बलून नहीं है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत ही हुआ। डी, सलीम हैज़ 2 बलून्स। अभी दोनों में से किसी एक लड़के के पास भी 2 बलून तो नहीं है। इसके पास है तो भी 3 है, इसके पास कुछ नहीं है। ये इन बाकी लोगों के साथ खेल रहा है, ये छोटा है, तो इसके पास कुछ नहीं है, इसके पास 3 है। तो यहाँ कोई भी एक नहीं है जिसके पास 2 बलून है। लड़कों में से कोई तो ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत ही हुआ। तो एक ही स्टेटमेंट है जो सही है, वो है राखी हैज़ 1 बलून। सो सी, बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 में पहुंचने से पहले यहाँ कुछ एक रीडिंग सेक्शन है, तो यहाँ एक पोएम सी कुछ दी गई है और इसमें डायरेक्शंस भी दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 10 और 11 के लिए। लिखा है कि रीड द पोएट्री एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। रीड द पोएट्री एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पोएट्री दी गई है नीचे, इसको पढ़ के बाकी का जो 11 और 10
नंबर का क्वेश्चन है उसको आपको आंसर करना होगा। तो यहाँ क्या लिखा है? समथिंग स्मेल्स गुड इन द किचन। Something smells good in the kitchen. Sugary, spicy and sweet. A pudding, a pie. What can it be? कुछ तो भी पक रहा है किचन में जो कि सुगरी है, स्पाइसी है और थोड़ा स्वीट भी है। क्या पुडिंग पक रहा है? क्या पाई है? क्या हो सकता है वो? What can it be? Mom is making a special treat. मम्मी कुछ तो भी स्पेशल बना रही हैं। So I peep into the kitchen. मैं थोड़ा झांकता हूँ या झांकती हूँ किचन के अंदर, देखती हूँ कि मम्मी क्या पका रही है एक्चुअली। एंड एज यू ऑल कैन सी, आप सब देख सकते हो, दैट सुगरी स्पाइसी स्वीट सरप्राइज इज अ बर्थडे केक फॉर मी। यानी कि मम्मी क्या पका रही है? एक सुगरी स्पाइसी स्वीट सा सरप्राइज बना रही है मेरे लिए। क्या है वो? बर्थडे केक है एक्चुअली। तो ऊपर के पैराग्राफ को पढ़ने के बाद आपको जो भी आइडिया हुआ उसके बेसिस पर आपको 2 सवाल पूछे गए हैं, क्वेश्चन नंबर 10 और 11। 10 में पूछा गया है व्हाट इज मॉम मेकिंग इन द किचन। मम्मी क्या पका रही हैं किचन पे? ए पुडिंग, अ पुडिंग। बी सुगर, अ बर्थडे केक, अ पाई। तो चले जाते हैं हम अपने पैराग्राफ में जहाँ पे वो पोएम लिखी हुई थी। सो व्हाट इज मॉम मेकिंग? मॉम इज मेकिंग अ स्पेशल ट्रीट। सो मैंने झाँक कर देखा, आई पीप इनटू द किचन। दैट सुगरी स्पाइसी स्वीट सरप्राइज इज अ बर्थडे केक फॉर मी। तो हाँ, सीधे सीधे यहाँ पे निकलता है कि हाँ, मेरे लिए एक बर्थडे ट्रीट बनाई गई थी, मम्मी ने बनाई है और वो मेरा बर्थडे केक हुआ। ओके, ये है ऑप्शन। व्हाट इज मॉम मेकिंग इन द किचन? शी इज मेकिंग अ बर्थडे केक फॉर मी। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 पे what kind of a surprise is it? Is it a shocking surprise? Is it a sweet surprise? It's a good surprise or a bad surprise? ये भी यहाँ पे दिया हुआ है, सीधा आंसर दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए एक लाइन थी यहाँ पे, that sugary spicy sweet surprise is a birthday cake। यानी कि वो सुगरी स्पाइसी स्वीट सा सरप्राइज था। मैंने पहले भी बोला था कि स्वीट सा सरप्राइज था। ठीक है, सो इट विल बी अ स्वीट सरप्राइज। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, तो कहने का यही मतलब है कि यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन दिया होगा उसी के बेसिस पर होगा। ये सेकंड स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है तो उतना घुमा के नहीं पूछेंगे यहाँ से, बस पढ़ने की थोड़ी सी हिम्मत रखनी होगी और थोड़ी सी समझदारी होनी चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 और 11 के बाद आगे बढ़ते हैं अगले सेक्शन की ओर, द स्पोकन इंग्लिश, स्पोकन एंड रिटन एक्सप्रेशन। इस सेक्शन पे 2 क्वेश्चंस रहेंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13। स्पोकन एंड रिटन एक्सप्रेशन यानी कि जिस तरह की बोलचाल की इंग्लिश हम यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उसमें किस तरह के सेंटेंसेस होंगे, सेंटेंसेस के वर्ड्स कैसे होंगे, वहाँ यूज़ किए गए फ्रेजेस कैसे होंगे, किस तरह के अलग अलग टाइप के वर्ड्स होंगे, उनके इस्तेमाल का रूप क्या होगा, ये सब बेसिस पे क्वेश्चंस यहाँ पे होंगे इस सेक्शन पे, स्पोकन इंग्लिश एंड रिटन इंग्लिश। हाँ, एक और बात, रिटन इंग्लिश यानी कि रिटन एक्सप्रेशन यानी कि आप जब भी किसी को लेटर्स लिखते हैं, आर्टिकल्स लिखते हैं, पैराग्राफ लिखते हैं, एसेज लिखते हैं, तो वहाँ लिखते वक्त बोलचाल की इंग्लिश के साथ साथ लिखते वक्त हम किसी के साथ किस तरह का इंग्लिश यूज़ करते हैं, यहाँ उस एरिया से भी सवाल रहेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। डायरेक्शंस है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ कुछ बोलचाल की बातें बोली जाएंगी कि जैसे एक सेंटेंस आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा, दूसरा सेंटेंस आपको खुद लिखना होगा। ये सेंटेंस है, इसके बाद दूसरा आदमी क्या बोल सकता है। अब आगे क्वेश्चंस में चलते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे टॉम एंड जेरी, उनके बीच का कुछ तो भी कन्वर्सेशन या वार्तालाप चल रहा है। ठीक है, यहाँ टॉम कहता है जेरी प्लीज़ हैव सम चीज़। अब जेरी क्या कहेगा? टॉम कोई है और जेरी कोई है। टॉम एंड जेरी के कार्टून्स आपने सुने ही होंगे, बच्चे बचपन में अक्सर ये कार्टून्स देखते हैं। टॉम एक कैट है और जेरी एक चूहा है। हमेशा टॉम और जेरी की फ़ाइट होती रहती है। टॉम हमेशा जेरी के पीछे पीछे भागता रहता है और उसी को लेकर सारी कार्टून की कहानी बनती रहती है। ठीक है, तो टॉम कहता है जेरी प्लीज़ हैव सम चीज़, यानी कि टॉम ने कुछ तो भी एक कर्टसी दिखाया।
उस कर्टसी के सौजन्यता से कोई अगर आपके साथ बात करता है तो आपको भी अपना मैनरिज्म दिखाना होता है। जेरी क्या कह सकता है? ठीक है, यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं। आई एम नॉट अ टीचर टॉम। बी, थैंक यू टॉम। सी, द ट्रेन इज लेट टॉम। यू आर लेट टॉम। फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, अगर कोई कर्टसी दिखाता है तो उसके बदले में हमें भी अपना सौजन्यता दिखाना चाहिए, यानी कि हमें भी अपना मैनरिज्म दिखाना चाहिए। तो इसके बदले में जेरी खाए ना खाए चीज़, ठीक है, खाता है नहीं खाता है वो अपनी बात है उसकी, लेकिन उसको मैनरिज्म तो दिखाना है। थैंक यू तो बोलना होगा। थैंक यू मुझे नहीं चाहिए ये भी बोल सकता है, और थैंक यू मुझे चाहिए ये भी बोल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन होता है। ये सारे अनरिलेटेड स्टेटमेंट है, ये 1 2 3 ये सब बिल्कुल जुड़े हुए सेंटेंस से नहीं है। पहले वाला सेंटेंस से मिलता जुलता होना चाहिए, उसके साथ रिलेशन होना चाहिए। ठीक है, वैसा कोई सेंटेंस होगा। सो बी है एकमात्र सेंटेंस जिसमें आप सही चॉइस लगा सकते हो कि थैंक यू टॉम। वंस टॉम आस्क्स प्लीज हैव सम चीज, जेरी कह सकता है कि हाँ थैंक यू टॉम। सीता वॉज स्टडिंग इन अ रूम, ये क्वेश्चन नंबर 13 है। सीता वॉज स्टडिंग इन अ रूम, उसके बाद वाला सेंटेंस क्या होगा? सीता अपने स्टडी रूम पे स्टडी कर रही है, उसके बाद कौन से सेंटेंस होंगे? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इससे मिलता जुलता, इससे रिलेटेड सेंटेंस होना चाहिए। ठीक है, एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस से अगर मैच नहीं करता है, इसके बाद क्या होना चाहिए वही सेंटेंस होगा यहाँ पे। ऐसा नहीं कि कहीं से भी कोई एक सेंटेंस सही दिए गए हैं, ग्रामेटिकली सारे सही सेंटेंस हैं, लेकिन आपको इससे मिलता जुलता सेंटेंस, रिलेटेड सेंटेंस डालना होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ऑप्शन 4 है। देयर वेयर अ लॉट ऑफ बुक्स ऑन द टेबल। ठीक है, द स्कूल विल स्टार्ट टुमारो, स्टडी रूम से रिलेटेड स्कूल विल स्टार्ट टुमारो ये हो नहीं सकता, तो ये ऑप्शन नहीं होने वाला है। द गार्डन हैज़ मैनी रोजेस, अब रोजेस का क्या रिश्ता है स्टडी रूम के साथ? कोई रिश्ता नहीं है। द कैट इज़ हाइडिंग, स्टडी रूम में सीता पढ़ रही है, उसके साथ कैट हाइडिंग का भी कोई रिश्ता नहीं होता। ठीक है, बचता है ये एक, देयर वेयर अ लॉट ऑफ बुक्स ऑन द टेबल। सीता वॉज स्टडिंग इन द स्टडी रूम, देयर वेयर अ लॉट ऑफ बुक्स ऑन द टेबल, यानी यहाँ स्टडी रूम के बारे में कुछ तो भी वर्णन किया गया है। यहाँ बोला गया सीता अंदर पढ़ रही है और साथ में उसके आसपास जो कुछ स्टडी के बुक्स हैं, मटेरियल सामान है, वो टेबल के ऊपर पड़े हुए थे। ठीक है, तो ये सेंटेंस हो सकता है। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन, दैट विल कम अंडर क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 14, जो कि सेक्शन 4 सेक्शन के अंडर आता है। इसमें 14 और 15 दो क्वेश्चंस रहेंगे। अचीवर सेक्शन कहलाता है ये चौथा सेक्शन। ओके, अचीवर सेक्शन में थोड़े से क्रिटिकली थोड़े डिटेल में सवाल होंगे, ग्रामेटिकली क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, थोड़ी ग्रामर की नॉलेज होनी इस सेक्शन को आंसर करने के लिए थोड़ी ज़रूरी होती है। ठीक है, तो चूज़ द करेक्ट वर्ड। ठीक है, यहाँ एक सेंटेंस दिया गया है, इसमें यहाँ डैश पे क्या बैठेगा? कैन यू लेंड मी डैश मनी, आप मुझे उधार मनी उधार दे सकते हो क्या? ठीक है, तो यहाँ क्या बैठेगा? सम मनी बैठेगा, फ्यू मनी बैठेगा, लिटिल मनी बैठेगा, अ मनी बैठेगा। लिटिल नहीं होगा, लिटिल मनी कोई उधार नहीं लेता। अ मनी ग्रामेटिकली रॉन्ग है, फ्यू मनी हो नहीं सकता, वो भी ग्रामेटिकली करेक्ट हुआ, इनकरेक्ट हुआ, और हो सकता है बस एक सम मनी। सो क्या मुझे तुम थोड़ा सा पैसा उधार दे सकते हो? कैन यू लेंड मी सम मनी? ठीक है, ये हुआ सही ऑप्शन। अब यहाँ थोड़ा वर्णन करते हैं ऐसे जो वर्ड्स होते हैं जो कि नाउन के साथ, ये मनी नाउन है, ठीक है, नाउन के साथ हम उससे पहले उसको लगाते हैं। ठीक है, टू क्वांटिफाई मतलब थोड़ा है, ज़्यादा है, बहुत है, कम है, इन चीज़ों को हम क्या बोलते हैं? ठीक है, लिटिल, मच, मोर, मैनी, लॉन्ग, शॉर्ट, फ्यू, सम, अ लिटिल, अ लॉट ऑफ, ये सारे वर्ड्स क्वांटिफायर्स कहलाते हैं इंग्लिश ग्रामर में। क्वांटिफायर्स आर एक्चुअली एडजेक्टिव्स, यानी कि ये एक तरह के विशेषण ही होते हैं, हिंदी में उसे विशेषण ही कहते हैं, और विशेषण का भी एक पार्ट होता है, वो क्वांटिफायर्स कहलाते हैं, यानी कि कितनी क्वांटिटी में है, परिमाण बताएगा ये। ठीक है, उसे क्वांटिटी मालूम चलता है, तो इसलिए उसको क्वांटिफायर्स बोलते हैं। ये वर्ड्स क्वांटिफायर कहलाते हैं। अभी यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स मैंने लिए हुए हैं, जैसे दीज आर फ्यू बुक्स, ये कुछ बुक्स हैं। दीज आर सम बुक्स, फ्यू भी काउंट कर सकते हो आप, 1 2 3 4। सम बुक्स वो भी काउंट कर सकते हो, थोड़े से कुछ बुक्स हैं। ठीक है, ये बहुत थोड़े से हैं और ये थोड़े से हैं। ठीक है,
आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 सेंटेंस। गिव मी सम बुक। अभी ये फ्यू भी हुआ और ये सम भी हुआ, दोनों ही क्वांटिफायर हैं, काउंटेबल क्वांटिफायर्स हो गई ये दोनों, ठीक है, दोनों को काउंट कर सकते हो आप। गिव मी सम फूड, मुझे थोड़ा खाना दो, जैसे यहाँ पे सम मनी था, यहाँ पे थोड़ा खाना दो, ये नॉन काउंटेबल है, ये परिमाण आप गिन नहीं सकते, 1 2 3 4 की परिमाण मतलब नंबर्स पे आप गिन नहीं सकते इसको। क्या कर सकते आप, थोड़ा खाना दो, कुछ खाने को दो, थोड़ा खाना दो, इस तरह का ये नॉन काउंटेबल हुआ, ये नाउन नॉन काउंटेबल, मतलब ये जो क्वांटिफायर है सम, इसको हम नाउन के साथ फूड के साथ लगा रहे हैं ना। अब ये सम नॉन काउंटेबल है, ये फूड नॉन काउंटेबल होता है, उसका एक परिमाण थोड़ा सा खाना दो, एक थाली खाना दो, एक कटोरी खाना दो, जो भी ऐसा होता है, लेकिन गिन तो नहीं सकते उसको, ठीक है, इसलिए इसको नॉन काउंटेबल बोलते हैं। ओके, देयर 3 नंबर, देयर वेयर मैनी एंड्स, मैनी यानी कि इसको काउंट कर सकते हैं, लेकिन ये नंबर बहुत बड़ा होगा, मैनी एंड्स बहुत सारे, मैनी पीपल, मेले में जाएंगे तो मैनी पीपल होंगे, मैनी एंड्स, सो नॉन काउंटेबल, ह्यूज नंबर, नॉन काउंटेबल नाउन, ठीक है। वी हैव लिटिल वाटर लेफ्ट, लिटिल वाटर लेफ्ट यानी कि हमारे पास थोड़ा सा ही पानी बचा है, इसको भी गिन नहीं सकते, लिटिल मतलब उसको नहीं गिन सकते, लिटिल मतलब क्या है, 1 2 3 तो नहीं हो सकता, पानी कैसे 1 2 3 होगा। सो वी डोंट हैव मच फूड, ठीक है। अभी यहाँ एक नेगेटिव सेंस आता है इस सेंटेंस में, 5 नंबर, वी डोंट हैव मच फूड, मच फूड मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है हमारे पास, ये बात बोलना चाह रहे हो आप, ठीक है। नंबर 6, हाउ मेनी ड्रेसेस डू यू हैव, मैनी यहाँ इंटरोगेटिव है, यानी कि यहाँ कोई क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, कितने ड्रेसेस हैं आपके पास, हाउ मैनी ड्रेसेस, ड्रेसेस यानी नाउन, और ये हुआ क्वांटिफायर, मैनी हुआ क्वांटिफायर, ड्रेसेस नाउन, ठीक है, संज्ञा, ये संज्ञा और ये क्वांटिफायर। नाउ कम टू 7, मंकी हैज़ अ लॉन्ग टेल, मंकी हैज़ अ लॉन्ग टेल, या टेल अगर नाउन होता है तो लॉन्ग हो जाएगा क्वांटिफायर, कितना लंबा, इतना लंबा, बहुत लंबा, ज़्यादा लंबा, ठीक है। तो इस तरह के मैंने 6-7 सेंटेंस डाल दिए हैं, यहाँ से आपको थोड़ा तो भी आइडिया हो जाएगा कि क्वांटिफायर्स को यूज़ कैसे करते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 पे है चूज़ द बेस्ट रिप्लाई। यहाँ कुछ तो भी कॉन्वर्सेशन हो रहा है, ठीक है, कोई किसी से बात कर रहा है, तो वहाँ सेंटेंस पे यहाँ डैश दिया गया है, इस सेंटेंस पे यहाँ क्या बैठेगा वही पूछा है। तो सेंटेंस क्या है, योर न्यू टॉय इज़ वंडरफुल dash I am sad it's already broken. Your new toy is wonderful dash I am sad it's already broken. अब यहाँ क्या बैठ सकता है, यहाँ से देखते हैं, योर टॉय इज़ वंडरफुल और आई एम सैड इट्स ऑलरेडी ब्रोकन, नहीं होगा, ये नहीं होने वाला है, और नहीं बैठेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ एंड भी हो सकता है, देखते हैं, योर न्यू टॉय इज़ वंडरफुल एंड आई एम सैड इट्स ऑलरेडी ब्रोकन, ये भी गलत है, एंड नहीं होता, आपका टॉय बहुत खूबसूरत है दिखने में, लेकिन और मैं बहुत उदास हूँ क्योंकि ये टूट गया है, ठीक है, ये नहीं होता, ऐसे नहीं होता। ऑल्सो योर न्यू टॉय इज़ वंडरफुल ऑल्सो आई एम सैड इट्स ऑलरेडी ब्रोकन, आपका टॉय बहुत खूबसूरत है, मैं सैड भी हूँ क्योंकि टूटा हुआ है, टूट गया है, ठीक है, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है, गलत है, सुनने में भी गलत लग रहा है, ये तीनों गलत लग रहे हैं सुनने में। अब यहाँ बट बिठाते हैं, योर न्यू टॉय इज़ वंडरफुल बट आई एम सैड इट्स ऑलरेडी ब्रोकन, हाँ ये सही लग रहा है, बट बिठाते हैं तो ये सेंटेंस पूरा करेक्ट हो जाता है। योर न्यू टॉय इज़ वंडरफुल, आपका टॉय बहुत खूबसूरत है, बहुत सुंदर है दिखने में, लेकिन मैं बहुत उदास हूँ क्योंकि ये टूटा हुआ है, टूट गया है, ठीक है, ये हो सकता है, ठीक है। इस तरह के वर्ड्स को जो 2 सेंटेंसेस को जोड़ता है, योर न्यू टॉय इज़ वंडरफुल, यहाँ तक एक सेंटेंस हो गया, दूसरा सेंटेंस या फुल स्टॉप डाल देते तो भी, ठीक है, यहाँ डला हुआ नहीं है, अगर डाल देते तो भी ये 2 अलग सेंटेंस हो जाते, इंडिपेंडेंट सेंटेंस बन जाते, एकदम एक के ऊपर दूसरा निर्भर नहीं करते, एकदम इंडिपेंडेंट सेंटेंस बन जाते। कैसे, योर न्यू टॉय इज़ वंडरफुल, यहाँ तक एक रुक जाता, दूसरा सेंटेंस स्टार्ट होता, ये बट को हटा देते हैं हम, हाँ, आई एम सैड इट्स ऑलरेडी ब्रोकन, ये भी एक अलग सेंटेंस हुआ, लेकिन हमने क्या किया, इस दोनों सेंटेंस को जोड़ दिया एक साथ, क्या लगा के, बट लगा के, यहाँ का फुल स्टॉप उठा दिया है। इस तरह से इंग्लिश फ्रेजेस को या सेंटेंसेस को कॉम्पैक्ट बनाते हैं एक्चुअली,
ठीक है। ये कारीगरी होती है, इंग्लिश स्किल होता है एक तरह का, जो कि इस तरह से यूज़ करने से सुनने में या दिखने में, पढ़ने में बहुत खूबसूरत लगता है। इंग्लिश का एक स्किल होता है इस तरह से, ठीक है। इस तरह के जो जोड़ देते हैं सेंटेंसेस को, ठीक है, ऐसे वर्ड्स को हम कंजंक्शंस बोलते हैं। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही एक पार्ट है। संयोजक बोलते हैं उसको, संयोजक। संयोजक से हम दोनों सेंटेंस को, इंडिपेंडेंट सेंटेंस को एक साथ जोड़ देते हैं। ऐसे कई एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे डाले हुए हैं, जैसे द फ्लावर वास इज़ वेरी ब्यूटिफुल एंड इट इज़ वेरी यूजफुल टू। ठीक है, फ्लावर वास बहुत खूबसूरत है और ये बहुत यूज़ में आने वाला भी है, बहुत अच्छा भी है। सेकेंड सेंटेंस, ये संयोजक हुआ, यानी कि कंजंक्शन हुआ। सेकेंड, इफ़ यू कीप द बुक्स ऑन द फ्लोर देन द रूम विल लुक अनटाइडी। अगर आप बुक्स फैला के रखते हो फ्लोर पे तो सारा रूम बहुत ही गंदा दिखेगा। सो देन यहाँ पे एक कंजंक्शन हो गया, ठीक है। थर्ड है, वी विल डांस एंड ऑल्सो प्ले इन द इवनिंग। वी विल डांस इन द इवनिंग, ये हो सकता था। दूसरा सेंटेंस हो सकता था, वी विल प्ले इन द इवनिंग। ठीक है, दोनों सेंटेंस को जोड़ देते हो तो आप क्या बना लेते हो कि वी विल डांस एंड ऑल्सो प्ले इन द इवनिंग। एंड ऑल्सो हो गया आपका क्या, कंजंक्शन। ओके, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे जिससे आपको थोड़ा बहुत तो भी एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा कि कंजंक्शंस किस तरह से यूज़ करते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ तक ही। अगले आने वाले वीडियोस में हम ग्रामर के कई पोर्शंस आपके साथ शेयर करेंगे। आप कमेंट्स में बताइएगा कि किस तरह के पोर्शंस आपको चाहिए इंग्लिश ग्रामर के। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा, जिनको इस चीज़ की ज़रूरत होती है उनके साथ शेयर कीजिएगा, और हमें एक लाइक दीजिएगा, हमको उससे इनकरेजमेंट मिलता है। ठीक है, तब तक के लिए, अगले वीडियो के लिए इंतज़ार, और हमारी तरफ से थैंक्स।